यस फ्रेंड्स, सो वी नीड टू कंटिन्यू विथ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी कभी तो हमको न्यूमेरिकल में परसेंटेज दे दिया जाएगा, कभी कभी हमको चेंज दिया जाएगा. तो अपना रियल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर परसेंट दिया है तो भैया हम डायरेक्ट इसको लगा लेंगे. अगर परसेंट नहीं दिया और चेंज दिया है, तो चेंज दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम माइनस infinity to approach zero from the negative sign, because delta q by delta p has a negative sign. Since price and quantity are inversely related, ये तो समझ में आ चुका है, प्राइस गिरता है, क्वांटिटी बढ़ता है. They are inversely related with a few exceptions. Price elasticity is negative. We ignore the negative sign and consider only the numerical value of elasticity. Percentage change in quantity by percentage change in price. तो परसेंटेज में दिया हुआ है, सो 2%, अगर 1% चेंज हो रहा है तो 2% चेंज इन क्वांटिटी, मतलब 2/1. ठीक है, 2/1 यहां एकदम क्लियर हो गया. एंड 4% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, तो परसेंटेज प्राइस ये हो गया ए का, गुड ए का इलास्टिसिटी ये है. गुड बी में क्या हो रहा है? वही चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड 4%, प्राइस का चेंज 1%. तो कुल मिला के इलास्टिसिटी ऑफ ए इज 2 एंड इलास्टिसिटी ऑफ बी इज 4. 1% चेंज हो रहा है कमोडिटी बी का प्राइस, तो 4% बढ़ रहा है. यहां 1% चेंज हो रहा है तो 2% बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा इलास्टिसिटी है. ठीक है जी. शोइंग दैट डिमांड फॉर बी इज मोर इलास्टिक. हाँ जी, बी तो ज्यादा इलास्टिक है और रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंजेस देन दैट ऑफ ए. तो कुल मिला के अगर कंपेयर करना हो, अगर आपसे पूछ ले कि गुड ए एंड गुड बी में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो भैया ये 2 है, ये 4 है, तो 4 वाला ज्यादा इलास्टिक होगा. इसमें क्या बड़ा बात है भाई? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं. बट इसमें एक बड़ा बात है. अगर हम इसको 2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन ले लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस गिर रहा है, तो -1, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाय -1, तो कुल मिलाकर अगर इसका टोटल आता -2, इसका टोटल, इसका इलास्टिसिटी आता -4, तो -2 बड़ा या -4 बड़ा? सर -2 बड़ा. तो जो ज्यादा बड़ा इलास्टिसिटी वो ज्यादा. तो देखो पूरा का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया. जैसे इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो +2 +4. अब बताओ भैया किसका इलास्टिसिटी ज्यादा, गुड ए का या गुड बी का? तो अपना आंसर बोलेंगे सर गुड बी का इलास्टिसिटी 4, गुड ए का इलास्टिसिटी 2. तो कुल मिला के इलास्टिसिटी ऑफ बी इज हायर देन इलास्टिसिटी ऑफ ए. तो कहीं ना कहीं इस माइनस साइन को हमको इग्नोर करना होगा, तब जाके अपना आंसर सही निकलेगा. तो क्या अब आपको बात समझ में आई? Had we considered the minus signs, अब देखो वो जो मैंने आपको जस्ट दिखाया वही लिखा हुआ, तो आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए. We would have concluded that the demand for A is more elastic than that of B, which is not correct. कि ये माइनस साइन को इग्नोर करते हैं हम लोग. Hence by convention we take absolute value of price elasticity and draw conclusions. The price of a commodity decreases from 6 to 4. तो ठीक है जी. And the quantity demanded of the good increases from 10 units to 15 units. तो अपने पास डेल्टा Q है, डेल्टा P है, ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी है. तो डेल्टा Q क्या हो रहा है? 5, और डेल्टा P is 2 into original price was 6 rupees
एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वाज 10 रुपीज। तो यही तो लिखना था अपने को, बस प्राइस इलास्टिसिटी निकल जाएगा। तो ये हो गया 5 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो ये कुल मिला के आएगा 1.5। जब मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कंपेयर करना है 2-3 प्रोडक्ट्स के बीच में, कुछ कंक्लूड करना है कि कौन ज्यादा इलास्टिक है कौन कम है, तब तो हम इसको माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। बट अगर हम ऐसे सिर्फ बात करें कि भाई इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये एक्चुअल फाइंडिंग करने बोला, अभी कंपेयर करने तो बोल नहीं रहा, कंक्लूड करने तो बोल नहीं रहा अपने को। जब हम कंक्लूड करेंगे तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ये बढ़ेगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड देन कोएफिशिएंट इज माइनस एंड दिस इज इनवर्स रिलेशन, बीट प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस, एवरीथिंग इज माइनस, so माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो चाहे तो ऐसे समझ लो भाई, क्या दिक्कत है, या नहीं उतना दिमाग लगाना तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा समझ लो। अब देखो यहां पर सीधा 5% फॉल इन द प्राइस है। अब अपने को जब भी इलास्टिसिटी निकालना होता है अपने को क्या देखना होता है, प्राइस हमेशा बेस होता है, परसेंटेज चेंज, तो ये परसेंटेज चेंज अपने को मिल गया पहले से ही 5, ठीक है, और अपने को क्या देखना होता है, क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज, ये बता दिया 15, ठीक है, तो यहां 15, तो परसेंटेज निकालने का भी झमेला नहीं है, दे दिया गया है। डिटरमाइन द इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू, क्या ये आपको कोएफिशिएंट निकालने बोला है, नहीं, सीधा इलास्टिसिटी निकालने बोला है। तो इलास्टिसिटी सीधा सीधा निकालना, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, इलास्टिसिटी आ गया 3, हो गया भैया काम, कितना इजी है। तो 3 मतलब क्या है कि अगर प्राइस 1 मीटर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 मीटर बढ़ेगा, इलास्टिक। और हम लोग बार बार आपको बता रहे थे इलास्टिसिटी जब भी हम करते हैं तो ये हम लोग स्टडी करते हैं प्रोडक्ट वाइज, कभी भूलिएगा मत। तो कुछ प्रोडक्ट इलास्टिक होता है, कुछ प्रोडक्ट इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इलस्ट्रेशन 2 में बात हो रहा है, इसने प्रोडक्ट का नाम तो नहीं बताया, 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड, यही गलती हो जाता है। ये गुड के जगह अगर बताया होता रेडियो तो आप विजुअलाइज कर सकते थे कि हाँ भैया रेडियो बड़ा इलास्टिक होता है। गुड लिखने से क्या है ना, दिमाग में गया नहीं चीज। अब अगर मैं बोलूं कि ये 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ इंजेक्शन, तो अपने को पता है भैया इंजेक्शन का दाम अगर गिर जाए तो हम ज्यादा इंजेक्शन थोड़ी ना लगवाएंगे कि भैया इंजेक्शन का दाम गिर गया अब ज्यादा इंजेक्शन लगाओ, नहीं लगाएंगे हम लोग। बट यहां गुड लिखा है, गुड, इसीलिए दिक्कत आता है। तो जो भी है अपने को यह पता है कि ये जिस भी प्रोडक्ट का बात कर रहा है, इस प्रोडक्ट में अच्छा खासा इलास्टिसिटी है। दाम गिरते के साथ लोग उछल उछल के, जैसे कि कंज्यूमर इंतजार कर रहे थे, अरे भैया इसका दाम गिर गया, अरे चलो खरीदते हैं, आओ खरीदते हैं खरीदते हैं। तो 5% दाम गिरने से 15% डिमांड बढ़ गया। क्या इंजेक्शन में 5% दाम गिरने से क्या इंजेक्शन का डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। दाम बढ़ जाए तो भी एक इंजेक्शन लेंगे, दाम घट जाए तो भी एक इंजेक्शन लेंगे। तो इस प्रकार से इस सिचुएशन को आगे अपने को समझना है। दोस्त आइए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to 60 रुपीज। तो भैया 40 रुपया डिक्रीज हो गया है, तो सीधा सीधी 40% डिक्रीज हो गया प्राइस। और प्राइस हमेशा बेस में रहता है, तो इट्स ऑलवेज परसेंटेज। अगर बात करें तो परसेंटेज बाय क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो ये 40 गया अपना प्राइस का परसेंटेज है, तो ये इधर आ गया। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज 1.5, ठीक है जी। तो अपने को पहले से दे दिया गया कि प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.5 इज इक्वल टू
लेट्स से चेंज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 30 यूनिट्स। कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। ये अपना फॉर्मूला है, तो उसको यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं अपने शांति से। तो 1.5 इज इक्वल टू, तो 1800 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू इज द चेंज इन द क्वांटिटी। डेल्टा मीन्स अ चेंज, ठीक है। अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो यही चीज सिखाना है आपको। अपने से पूछा है कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। तो ओल्ड क्वांटिटी था 30। अब ये जो चेंज होगा प्राइस के गिरने से, ये डेल्टा मीन्स 18 क्वांटिटी का बदलाव आया, चेंज। अब आप एक बात बताइए, क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा? एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस आपका 100 से 60 होगा तो ये 30 से 18 ऐड होगा, तो कुल मिला के नया क्वांटिटी हो जाएगा 48। इन पॉइंट इलास्टिसिटी वी मेजर इलास्टिसिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड। जब हम बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी का, ये जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो ये 35 के ऊपर जा रहा है, तो समझ लो 37 रुपीज़ में 1000 पीस का क्वांटिटी डिमांड है। व्हेन द प्राइस इज 37 रुपीज़, 1000 रुपीज़। किस डिमांड कर्व में? इस डिमांड कर्व में। अगर समझ लो डिमांड कर्व ये होता तो 1000 पीस, 1000 पीस ये इधर आता, 1000 पीस इस कर्व में ये लगभग 32 रुपया होता कि व्हेन द प्राइस इज 32 रुपीज 1000 पीस। तो ये अलग अलग डिमांड कर्व का सिचुएशन है। तो पॉइंट ये है कि अगर इस डिमांड कर्व में अगर इस पॉइंट का बात करें, सो इस पॉइंट पे 25 रुपया है और यहां लगभग 3000 पीस है। थोड़ा सा मेरा ये टेढ़ा है तो उस पर मत ध्यान दीजिए। तो अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे ये 15 रुपया का पॉइंट में हम आते हैं तो ये समझ लो लगभग 4800। और अगर हम 5 रुपया के पॉइंट में आते हैं तो ये लगभग 10,000 या 9,800 के रेंज में है। सो आप ये चीज देखिए, 25 रुपये से गिर के प्राइस जो 25 रुपया में था, तो क्वांटिटी डिमांडेड था 3000। प्राइस जब 15 रुपया में आया तो क्वांटिटी डिमांडेड था लगभग समझ लीजिए 4800। प्राइस जब 10 रुपये में आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 6000। और प्राइस जब 5 रुपये में आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 9800। तो जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी का बात करते हैं तो दोस्त, जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला के बेस पे इलास्टिसिटी निकाल रहे थे, तो ये अलग अलग प्राइस पॉइंट है। तो अगर हम आपको एक बात बोलें कि भाई 25 रुपया से 15 रुपया में 25 से 15 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 3000 से 4800 हुआ। इलास्टिसिटी निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आप। फिर अगर मैं बोलूंगा कि 15 से 10 हुआ तो ये 4800 से 6000 हुआ। इलास्टिसिटी निकाल लीजिए। फिर मैं बोलूंगा 10 से, या अगर मैं सीधा बोलूं कि 25 रुपया से 5 रुपया हुआ तो 3000 से 9800 हुआ, तो निकाल लीजिए। तो ये तो अलग अलग पॉइंट्स का बात हो रहा है, ठीक है। अब अपने को ये देखना कि ये एग्जैक्टली पॉइंट इलास्टिसिटी में हमको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट्स तो आप समझ चुके हो। इन पॉइंट इलास्टिसिटी वी मेजर इलास्टिसिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। सो एट अ गिवन पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी।
ठीक है जी, वेयर द चेंज इन प्राइस इज इन्फिनिटिसिमल, का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव rather than finite change in the price and quantity, is the derivative of quantity with respect to price at point P on the demand curve। कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये P है और ये Q है। पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो at a particular point। प्राइस क्वांटिटी रेशियो, प्राइस क्वांटिटी मतलब P बाई Q, तो यही तो है दोस्त, P बाई Q। तो कहीं पर भी फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? कहीं चेंजेस नहीं है। ऑन अ डिमांड कर्व एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड लाइन, इट इज टू बी नोटेड दैट इलास्टिसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। कि ये एक डिमांड कर्व है, इसमें 25 रुपया का भी पॉइंट है, 15 रुपया का भी पॉइंट है, 10 का भी पॉइंट है, 5 का भी पॉइंट है। अगर हम लोग इसका इलास्टिसिटी निकालेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलास्टिसिटी निकलेगा। गिवन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टी, एक तरफ तो भैया बोलते हैं डिमांड, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कुछ इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये सब चीज में बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एक तरफ तो आप बोलते हैं डिमांड कर्व और दूसरा तरफ आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चों का ये सवाल होता होगा जरूर कि सर क्या ये कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है हमको, कि एक तरफ बोल रहे हैं कर्व और दूसरा तरफ बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर्व है तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? तो ये सवाल होना चाहिए आपके दिमाग में। तो दोस्त ये क्या कर रहे हैं ना, ये अभी आपको समझा रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना। अभी अपना मुद्दा का जो चर्चा का जो मेन विषय है वह पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना। तो पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपने को दिया गया है कि भैया पॉइंट इलास्टिसिटी, इस फॉर्मूला को लगाओ और निकाल लो। ठीक है, प्राइस बाय क्वांटिटी का रेशियो है और ये डी क्यू बाई डी पी एक डेरिवेटिव है। ठीक है जी, और फिर इनका यह कहना है कि अगर मानो कि कोई ऐसा सिचुएशन हो, अगर मानो कि कोई ऐसा सिचुएशन हो कि ये जो डिमांड कर्व हो, ये कर्व ना होके एक पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन हो, तो हम और भी आराम से प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। इनका क्या कहना है, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाता है दोस्त। अब इमेजिन करो कि अगर ये टोटल इस साइड का, अगर ये 5 है और ये 5 है, मतलब कहने का मतलब है R2T ये 5 है और ये भी इस साइड का भी 5 है। इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि भैया सीधा सीधी ये फॉर्मूला लगा लो, पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना है तो RT लोअर सेगमेंट जो है, लोअर सेगमेंट क्या है, ये है, दिस इज द लोअर सेगमेंट which is called RT with respect to this point divided by upper segment which is R small t। तो अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मिडिल पॉइंट पे, अगर ये डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो मिडिल पॉइंट पे यहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो उसी प्रकार से मेरा दोस्त, अगर ये पॉइंट को मैं नीचे ले आऊं और इस पॉइंट को मैं यहां ले आऊं, इस पॉइंट को मैं कहां ले आ रहा हूं, यहां ले आ रहा हूं, तो इसमें लोअर सेगमेंट तो 0 हो जाएगा। समझिएगा बात को।
अगर ये पूरा मिला के ये लाइन 10 है तो अपर सेगमेंट हो जाएगा 10। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो लोअर सेगमेंट जो है वो ये पूरा पॉइंट हो जाएगा 10, और अपर सेगमेंट में तो कुछ है ही नहीं। तो 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला लगाने से इधर पे पॉइंट इलास्टिसिटी है 0, बीच में है 1 और एकदम टॉप में है इन्फिनिटी। ये बेस है 0 का, ये अगर मिडिल में है तो 1 है और ये है इन्फिनिटी। तो मिडिल में है तो ये 5 है, ये 5 है। अब समझ लीजिए हम लोग मिडिल में नहीं आके इधर में आते हैं। तो ये ऊपर का सेगमेंट हो गया 7, नीचे का सेगमेंट हो गया 3। तो लोअर डिवाइडेड बाय अपर। सो 3/7 जो है, 3/7 हमेशा आप देखोगे तो पॉइंट आ जाएगा पहले, फिर 3 0 आ गया, फिर 7 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 0.4 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये 0 से 1 देखो कितना, ये पॉइंट यहां पर था अपना। तो ये 0 से 1 का जो सेगमेंट है, 1 तो अपना यहां पर है। तो इस पॉइंट से ये ऑफकोर्स दिस विल बी ऑफकोर्स लेस देन 1, क्योंकि ये 0 से धीरे 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 हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 1 से धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगा कि अगर कॉमन सेंस यूज कर लें हम लोग, अगर हम कॉमन सेंस से काम करें, तो अगर ये 0 है, ये बीच में 1 है और ये इनफाइनाइट है, मतलब खत्म नहीं होने वाला, तो कुल मिला के यहां तक का जो भी वैल्यू आएगा इलास्टिसिटी, ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर हम लोग यहां लेते हैं हम, तो हो सकता है 0.5 हो, यहां ले सकते हैं तो हो सकता है 0.4 हो, यहां ले तो हो सकता है 0.3 हो, यहां ले तो हो सकता है ये 0.9 हो। बट ये रेंज जो है ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। और जब हम यहां से यहां का बात करें, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक का बात करें, तो ये सफर तो दोस्त 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सफर है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में तो 999 कुछ भी हो सकता। तो यही सिमिलर कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है दोस्त, कि यहां पर ये 0 है, ये मिडिल पॉइंट है जहां पर इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर लेस देन 1 है, यहां मोर देन 1 है, और यहां टॉप पॉइंट पे इन्फिनिटी है। आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि अब आप लोग इतना अच्छा से पॉइंट्स को समझ ले रहे हो, तो इसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि डिमांड कर्व तो कर्व में रहता है, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट का एवरेज निकालते हैं हम लोग कि देखो क्या हो रहा है ना, जब हम इलास्टिसिटी का बात करते हैं तो एक तरफ से तो अपने बोला अगर ए को ध्यान में रख के बात करें तो प्राइस फॉल हो रहा है, बी को ध्यान में रख के बात करें तो प्राइस ए के प्रति प्राइस राइज हो रहा है। तो भैया हम इसको ध्यान में रख के बात करें, तो ए को ध्यान में रखते तो बी तक पहुंचने के लिए गिर रहे हैं, बी को ध्यान में रख के ए तक पहुंचे तो दाम बढ़ रहा है। तो ऊपर नीचे का बीच वाला कर ले भाई, तो आर्क इलास्टिसिटी देखो बीच में ये। तो जो फॉर्मूला आपने सीखे हैं वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, बट प्राइस को एवरेज कर लेंगे, इतना सा बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। Thus we see that as we move from T to T, ये है T, ये है T और ये है T। तो बेसिकली वी आर मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यही तो बोलेंगे।
जब हम डायग्राम समझ लेते हैं तो कितना इजी हो जाता है. सो एज वी मूव फ्रॉम टी टूवर्ड्स टी, इलास्टिसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. दोस्त ये सब इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग. इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है. और मिडिल पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है? एट मिड पॉइंट इट इज इक्वल टू 1. ये टी है तो 0 है, और यहां टी है तो ये इंफिनिटी है. तो 0 से ये आया 1 मिडिल पॉइंट पे, और फिर 1 से आया इंफिनिटी. व्हेन द प्राइस चेंज इज समवॉट लार्जर, और व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज टू बी फाउंड बिटवीन टू प्राइसेस और 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व से ए एंड बी. फिगर 7 में हम आपको दिखा चुके हैं. The question arises, which price and quantity should be taken as the base? Base किसको लेना? This is because elasticity is found by using original price and quantity figure as base will be different from the one derived by using the new price and quantity figures. Therefore, in order to avoid confusion, generally midpoint method is used. The average of the two prices and quantities are taken, original and new base. The arc elasticity can be found out by using this formula, where P1 and Q1 are the original price and P2 and Q2 are the new ones. So take care, bye bye.